अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने अपना इल्मी पैकेज लेकर हाज़िर हूँ और वादे के मुताबिक आज मेरे इल्मी पैकेज में है हिस्ट्री। आज की ये वीडियो हिस्ट्री के टॉपिक पर होगी इंशाअल्लाह। और हिस्ट्री भी इसकी शुरुआत मैं करूँगा क्लास 6 से और इसको हम लोग ले जाएंगे मास्टर डिग्री की सिलेबस तक। क्लास 6 से शुरू करेंगे और मास्टर डिग्री के सिलेबस तक हम लोग ले जाएंगे हिस्ट्री को। और इसके लिए भी हमने जो शुरुआत की है, इसके लिए मैंने बुक्स में चुनाव किया है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की बुक्स मोस्ट स्टैंडर्ड होती हैं। दरअसल ये बुक्स जो हैं वो एक ऐसी काउंसिल के ज़रिए लिखी गई हैं, तैयार की गई हैं, जो स्पेशली वो काउंसिल बनाई गई थी एजुकेशन पर रिसर्च करने के लिए कि किस क्लास, किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरह पढ़ाया जाना चाहिए और उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार करते हैं अपने पैकेज में। तो एनसीईआरटी की बुक्स स्टैंडर्ड मानी जाती हैं, उसका डेटा भी स्टैंडर्ड माना जाता है। और यहाँ तक कि जब किसी कंपटीशन में किसी क्वेश्चन पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एनसीईआरटी की बुक से नॉर्मली फ़ैसला होता है कि एनसीईआरटी की बुक में उसका क्या आंसर, क्या डेटा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने इसके लिए चूज़ किया है एनसीईआरटी की बुक्स को 12th तक के लिए। 12th तक आती हैं 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक्स रहेंगी और उसके अंदर भी मैंने चूज़ किया है हिंदी मीडियम को। वैसे तो मेरा 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इन तीनों लैंग्वेजेस से ही बराबर का रिश्ता नाता है, बराबर का रख रखाव है। लेकिन मैं अपनी इन सभी वीडियोस के लिए हिंदी को ही चूज़ करूँगा। इसकी वजह यह है कि हिंदी वो लैंग्वेज, वो मीडियम है जिसको सब समझते हैं। इंग्लिश वाले भी हिंदी समझेंगे, उर्दू वाले भी हिंदी समझेंगे। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में ये वीडियो बनाऊं तो बहुत से हिंदी और उर्दू समझने वाले इसे नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं सिर्फ उर्दू में बनाऊं तो मुश्किल होगी बहुत से लोगों को। लेकिन हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि इस लैंग्वेज में, इस मीडियम में जो भी वीडियो तैयार होगी उससे सब फ़ायदा उठाएंगे, उसे सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने चूज़ किया है एनसीईआरटी की बुक्स को और हिंदी मीडियम की बुक को। और मेरा मेथड ये है कि मैं इसके लेसन्स को एक्सप्लेन करूँगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, बहुत डीप में ले जाऊँगा। और मेरी ये वीडियो बहुत से एक रेंज में स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। ये फ़ायदेमंद है उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिकली जिस क्लास की उस वक्त लेक्चर चल रहा हो। जैसे अभी 6 क्लास से शुरुआत हो रही है, ये मामला 7th पे भी जाएगा, 8th पे भी जाएगा, फिर ऐसे ही 9th। तो जिस क्लास की वो बुक का लेक्चर चल रहा हो, एक तो उस क्लास वालों के लिए फ़ायदेमंद है और उस क्लास में भी जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। या अगर वो सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने वाले नहीं हैं, अदर बोर्ड के हैं, तो भी कंटेंट तो 70% 75% मिलते रहते हैं, तो सिलेबस मिलता रहता है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो हिस्ट्री के अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट अगर है, एक तो ये कि जिस क्लास की बुक एक्सप्लेन हो रही है उस क्लास वालों के लिए फ़ायदेमंद है स्पेशली। इसके अलावा हिस्ट्री का अगर स्टूडेंट है वो किसी भी क्लास का, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और तीसरे वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आईएएस, पीसीएस जैसे देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में भी लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद हैं। वो भी देखें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स में लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाल्लाह। तो एक बात, लेकिन थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस लेके चल रहा हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपने स्टडी मटेरियल और की शुरुआत 6 से कर रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री में मैं 7 से कर रहा हूँ। वजह इसकी ये है कि कुछ इस तरह रखा जाता है हिस्ट्री के कंटेंट्स को कि 6 क्लास में एंशेंट पढ़ाई जाती है, 7th में मेडिवल और 8th में मॉडर्न। हिस्ट्री के मामले में ज़रा नॉर्मली जो
स्टूडेंट्स का रुझान है वो ज़रा अपोजिट है, उल्टा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन्हें मॉडर्न हिस्ट्री लगती है, उसके बाद मेडिवल लगती है, और सबसे कम इंटरेस्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास लगता है। तो सीक्वेंस थोड़ा सा अब ये है कि अगर मान लीजिए मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर दूँ, प्राचीन इतिहास, तो बहुत से लोग बोर हो जाएंगे, कुछ देखना ही छोड़ देंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो अब ये तो फिर या फिर ये कि मोस्ट इंटरेस्टिंग से शुरू करूं मॉडर्न से, तो वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये बीच का रास्ता 7 से मैं शुरू करता हूँ, मेडिवल हिस्ट्री से शुरू करता हूँ, मेडिवल फिर मॉडर्न और लास्ट में फिर एंशिएंट। तो इससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ हिस्ट्री की NCERT की क्लास 7 की बुक से, जो मेडिवल हिस्ट्री को पेश कर रही है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 सालों के दौरान हुए परिवर्तन यानी जो बदलाव हुए उनकी पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी कि इस दौरान 1000 साल के अंदर क्या परिवर्तन आए। इस टॉपिक पर बेस्ड है ये चैप्टर। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी 1000 साल के दौरान जो कुछ भी बदलाव आए, जो चेंजेस हुए, उनकी जांच पड़ताल, एनालिसिस होगी इस चैप्टर में। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। यहाँ पे 2 मानचित्र दिए हुए हैं, वो कह रहा है इन पर नज़र डालिए। मैं वो मानचित्र आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए मानचित्र 1 ये है। ये रहा मानचित्र 1 और मानचित्र 2 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपने ये दोनों मानचित्र देख लिए होंगे, यहाँ बने हैं। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जो पहला वाला मानचित्र आपने देखा, इसको एक बार फिर मैं दिखा दूं। पहला वाला मानचित्र जो आपने देखा, ये मानचित्र किसने बनाया था? अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने। और कब बनाया था? सन 1154 ईस्वी में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यहाँ जो उसने नक्शा बनाया है वो उसके ज़रिए बनाया गया दुनिया के एक बड़े मानचित्र, मतलब ये कि ये कंप्लीट मानचित्र तो दुनिया का नहीं है उसने, और ये मानचित्र अपना जो बनाया था उसने, वो कंप्लीट पूरी दुनिया का बनाया था। आप ध्यान रखें, ये उस वक्त का मानचित्र है जब इस तरीके से अभी दुनिया की पूरी तरह दुनिया के हर हिस्से की खोज नहीं हुई थी। ये पुराना है, लेकिन उस वक्त तक लोग जैसा कुछ आइडिया रखते थे दुनिया का, जहाँ तक उनके जो नाविक लोग गए हुए थे उसके हिसाब से उसने एक नक्शा बनाया था। उस कंप्लीट नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा ही यहाँ दिखाया गया, जो मैंने आपको मानचित्र नंबर 1 अभी दिखाया। इसमें उसके ज़रिए बनाए गए एक बड़े मानचित्र, एक बड़े मैप में से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ दिखाया गया था, और इस हिस्से में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, और जो मानचित्र 2 आपने देखा, फिर से आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा मानचित्र 2।
ये जो दूसरा मानचित्र है, दूसरा मैप है, इसको फ्रांस के एक मानचित्रकार ने सन 1720 ईस्वी में बनाया था। वो पहला वाला अल इदरीस, अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था, और ये जो दूसरा वाला ये थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर और दिख रहा है, ये सन 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अच्छा, ये दोनों ही नक्शे जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप को ही दर्शा रहे हैं। दोनों नक्शे भारतीय उपमहाद्वीप को ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनमें कितना फ़र्क है। अल इदरीसी का बनाया हुआ पहला मानचित्र तो मेरा ख़्याल है कि बहुत समझने के लिए बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से देखने की, और वैसे भी उसमें जो वर्ड्स जो यूज़ किए जो हैं वो उसी के अपने वर्ड हैं, अरबी में हैं, तो वो तो ऐसे भी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो 1720 में जो फ्रांस के मानचित्रकार ने बनाया है, इसमें जो वर्ड्स हैं ये तो इंग्लिश के ही नाम लिखे गए हैं, गोल्ड डिपेंड नहीं, सॉरी, फ्रांसीसी में ही लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वो उसमें इंग्लिश लेटर्स ही हैं तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उनको अच्छे से समझ सकते हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। अल इदरीसी ने अपनी कल्पना से, अपने एक्सपीरियंस से जो नक्शा तैयार किया था, उसमें उन्होंने इंडिया के जो दक्षिणी हिस्सा, जो साउथ इंडिया था, वो वहाँ पे दिखाया है जहाँ पे आज हम नॉर्थ इंडिया को खोजेंगे। साउथ को वहाँ दिखा दिया है जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं। ऐसे हम ऊपर की तरफ नॉर्थ को देखते हैं, नॉर्थ इंडिया अगर देखना हो क्या ऊपर की तरफ देखेंगे, दक्षिण को नीचे, तो उन्होंने कहाँ दिखाया है, दक्षिण साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को ऊपर की तरफ दिखाया है, और श्रीलंका द्वीप दक्षिण नॉर्थ की तरफ दिखाया, और श्रीलंका द्वीप को उससे भी ऊपर की तरफ दिखाया। श्रीलंका को, दक्षिण भारत को, साउथ इंडिया को उस जगह दिखाया है जहाँ पे हम नॉर्थ को ढूंढेंगे, नॉर्थ इंडिया को ढूंढना चाहेंगे, नॉर्थ इंडिया जहाँ पे होता है, और श्रीलंका को उससे भी ऊपर दिखाया उसने। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उसने जगहों के, अल इदरीसी ने जगहों के नाम भी लिखे हैं और उसमें कुछ अरबी में उसने लिखे हैं, और उसमें कुछ नाम तो जाने पहचाने भी हैं, कि जैसे उसमें एक जगह कन्नौज, आज भी कन्नौज के नाम से यूपी का एक शहर है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। दूसरा वाला मानचित्र जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जो सन 1720 में एक फ्रांस के मानचित्रकार ने बनाया था, ये पहले मानचित्र के बनने के तकरीबन 600 साल से भी ज़्यादा के बाद बनाया गया है। वो 1154 और ये 1720। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। अब 600-650 साल के अंदर इस उपमहाद्वीप के बारे में लोगों को, दुनिया के सामने जो जानकारियां हैं, तमाम लोग आए गए, उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें, कुछ नई जगहें भी ढूंढ ली जाती हैं, कुछ जगहों के नाम बदल जाते हैं, तो इसमें बहुत सी सूचनाएं काफ़ी बदल गई हैं। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। अल इदरीसी के नक्शे की बनिस्बत ये जो फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया ये जो बाद वाला नक्शा है, ये हमें थोड़ा ज़्यादा परिचित लगेगा। ये हमें आजकल के नक्शे से मिलता जुलता लगेगा, हमें कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है, और ख़ास तौर से ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो तटीय इलाके हैं, यानी ज़मीन और समुंदर, ज़मीन का छोर, समुंदर जहाँ से शुरू होता है, ये जो तटीय इलाके हैं उसका जो बिल्कुल एक बारीक ब्यौरा दिया है, छोटी छोटी जगहों के नाम भी जो उसने दे दिए हैं, ये देख कर के तो हैरानी होती है उसकी जानकारी के ऊपर। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे।
जो यूरोप के नाविक होते थे, पानी के जहाज़ चलाने वाले, बड़ी बड़ी नावें चलाने वाले वो, और जो व्यापारी होते थे जो एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अपने अपने माल लेकर जाते थे, बिज़नेस करते थे, ये सब इनके इस मानचित्र का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? अच्छा, अभी यहाँ पे जो इसकी जो तारीफ़ की गई, उसमें जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई इस मानचित्र की वो ये थी कि तटीय इलाकों का तो इसने इतना बारीक ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया था जो शायद आज भी उतना बारीक ना दिखाया जाता, और छोटी छोटी जगहों के नाम तक इसने लिख दिए, यानी उसको तटीय इलाकों के बारे में कितनी जानकारी थी। और जबकि अगर हम इसी मानचित्र में अंदर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ डिफरेंट है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि इन लोगों को, चूँकि ये लोग आते थे चाहे नाविक की शक्ल में या व्यापारी की शक्ल में, तो तट पे आते थे, तट ही से वापस चले जाते थे। वो इतना अंदर तक नहीं आते थे भारत में, कुछ आते थे कुछ, लेकिन आम तौर से व्यापारी या नाविक तट पे आए, वहीं से अपना काम किया और चले गए। तो तट से इनका आना जाना था, तो इनको तटों के बारे में तो बहुत बारीक जानकारी थी, इसीलिए तटीय नक्शे को इतना बारीकी से बनाया गया है। लेकिन हाँ, ये है कि भारत का अगर आप अंदरूनी नक्शा देखें तो वो बारीकी आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें गंगा के मार्ग को देखें अगर हम, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। अब इतनी ही इम्पॉर्टेंट एक बात और भी है कि दूसरे युग तक, यानी जब ये दूसरा वाला मानचित्र बना है 1720 में, तो आप देखें कि पहले वाला बना था 1154 में, उसके मुकाबले मानचित्र अंकन का जो विज्ञान था वो कितना बदल चुका है, काफ़ी डिफरेंस आ चुका है उनके रूल रेगुलेशंस में वगैरह में। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इतिहासकार जब नक्शों का, दस्तावेज़ों का, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए ये बात भी ज़रूरी होती है कि वो उन नक्शों, उन अभिलेखों, उन मानचित्रों के संदर्भ को भी जानें कि वो किस वक्त के हैं, उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, वो कब बने। ये सब जानेंगे ही तभी वो इस बात को समझ सकेंगे, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके सामने ही भारतीय उपमहाद्वीप के ही 2 नक्शे प्रस्तुत किए गए। अगर आपको इन दोनों मानचित्रों के, इन दोनों नक्शों के बनने का समय ना बताया जाए और इनके जहाँ बने हैं उन क्षेत्रों को ना बताया जाए तो आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जब भी इतिहास के जो स्टूडेंट होते हैं वो बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो इन सूचनाओं के संदर्भों का और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखें। अब अगला टॉपिक है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? हमने अभी देखा कि वक्त और ज़माने के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं। आपने उन दोनों मैप्स के बारे में देखा कि एक ही रीजन को वो शो कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों मैप में कितना फ़र्क है कि आप पहचान ना पाएँ कि एक ही रीजन को शो कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो फिर क्या भाषाओं के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? क्या भाषा और उसके शब्द और उसके अर्थों में भी ऐसा ही बदलाव आता है? हम इस पर अब गौर करेंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। जो पूरी दुनिया भर में जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, भिन्न भिन्न भाषाओं में मिलते हैं। तकरीबन सभी देशों में इतिहास लिखे गए हैं, अपने देश का भी और दूसरी जगहों का भी। इंग्लिश में आज हिस्ट्री मौजूद है, फ़ारसी में मौजूद है, हिंदी में मौजूद है,
और दूसरी तमाम फ्रेंच, रशियन भाषाओं में मौजूद है। सभी तो ऐतिहासिक अभिलेख जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भिन्न भिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत उसमें बदलाव आते रहते हैं। कई सदियों में एक किसी भाषा में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका होता है, और इन्हीं भाषाओं पर डिपेंड कर रहे हैं ये ऐतिहासिक अभिलेख। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फ़ारसी भाषा को ले लें, हम अगर मेडिवल पीरियड मध्यकाल की फ़ारसी भाषा को देखें और आज की मॉडर्न फ़ारसी भाषा को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इन दोनों ज़मानों की भाषाओं में। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। और ये जो चेंज आया है मेडिवल पीरियड की फ़ारसी में और मॉडर्न पीरियड की फ़ारसी में चेंज आया है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं आया है कि कुछ इसमें इसके ग्रामर में कुछ रूल्स बदल गए या कुछ नए शब्दों का समावेश इसमें हो गया। ये सब बातें भी हैं, लेकिन इसकी और भी बड़ी वजह ये है कि इसके बहुत से शब्दों के अर्थ बदल गए, बहुत से वर्ड्स की मीनिंग ही बदल गई। यानी एक ऐसा वर्ड जो मेडिवल पीरियड में भी एग्जिस्ट करता था और आज मॉडर्न पीरियड में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन दोनों की मीनिंग में काफ़ी बदलाव आ चुका है। या तो वो मीनिंग बिल्कुल बदल चुकी है या वो मीनिंग काफ़ी जनरलाइज हो चुकी है, थोड़ा और व्यापक हो गई है, उसका दायरा, उसका स्कोप बढ़ गया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब हम एक एग्जांपल लेंगे एक वर्ड का, हिंदुस्तान। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज अगर बोला जाता है हिंदुस्तान तो हमारे जहन में सीधे इंडिया यानी भारत का ख्याल आता है और हमारे माइंड में इंडिया का वो मैप बन जाता है कि हिंदुस्तान इसके लिए बोला जा रहा है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ा अजीब लगेगा कि हिंदुस्तान शब्द का आज हम जो मतलब लेते हैं वो हमेशा इस तरह मतलब नहीं लिया जाता था। 13वीं सदी का एक इतिहासकार है मिनहाज सिराज, इसने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन किस रीजन के लिए किया है? सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदियों के बीच का जो इलाका है जिसको हम दोआब बोलते हैं, इस इतने महदूद रीजन के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। सिर्फ उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने इस रीजन को हिंदुस्तान क्यों बोला? दरअसल ये वो रीजन था जिस पर उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान का कंट्रोल था, ये उसके राज्य में शामिल था ये रीजन। तो उसने दिल्ली के सुल्तान की हुकूमत जहाँ थी उस उतने एरिया को उसने कह दिया हिंदुस्तान। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। आगे चलकर इन सुल्तानों ने अपने आसपास के और दूर दराज के इलाकों को भी जीता और उनको अपने सल्तनत में शामिल किया, और इस तरह उनकी सल्तनत का दायरा बढ़ता गया और इस तरह से हिंदुस्तान भी बढ़ता गया। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बात नोट कर लें कि आज के हिंदुस्तान के कुछ रीजन, जो सदर्न रीजन, जो साउथ के इलाके हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु ले लें, केरला ले लें, कर्नाटक ले लें, आंध्र का पूरा आंध्र भी ले सकते हैं या उसका एक बड़ा हिस्सा, ये वो रीजन हैं जो मुग़ल दौर तक भी हिंदुस्तान में शामिल नहीं थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सबसे बड़ा, या अशोक के बाद जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान छोड़ा है वो औरंगज़ेब ने छोड़ा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान और कभी नहीं रहा इतिहास में। तो औरंगज़ेब भी जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान छोड़कर गए हैं उसमें भी ये पोर्शन, ये रीजन जो सदर्न पोर्शन मैंने बताया इंडिया का, जो आज इंडिया में शामिल है, वो उस वक्त भी शामिल नहीं था। तो आज जब हिंदुस्तान वर्ड बोला जाता है तो हमारे जहन में वो रीजन भी आ जाते हैं पूरे के साथ साथ।
जबकि उस वक्त के, अभी मिनहाज सिराज के वक्त तक तो बहुत ही महदूद था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के दोआब का रीजन। लेकिन सल्तनत का जब विस्तार हुआ, जब सल्तनत और आगे बढ़ी तो हिंदुस्तान भी फैला, तब भी हिंदुस्तान का दायरा तो और बढ़ा, लेकिन तब भी ये रीजन उसमें शामिल नहीं थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, जबकि इसके बरखिलाफ 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का, हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने किस सेंस में किया था वो भी थोड़ा डिफरेंट था। वो इस पूरे उपमहाद्वीप में जो इसका जो पूरा भूगोल है, या जो ये भी यहाँ पशु पक्षी रहते हैं, या यहाँ के जो निवासी हैं, उनकी संस्कृति है, उन सब के लिए इसने इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान लफ्ज़ का। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद ही के कुछ समान था। और दरअसल बाबर का जो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट था, ये सल्तनत काल के जो एक महान और मशहूर कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने भी हिंद वर्ड का इस्तेमाल कुछ इसी रीजन के लिए किया था। तो बाबर ने भी उन्हीं से लेकर के इस पूरे उपमहाद्वीप की इन चीज़ों के लिए बाबर ने हिंदुस्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मतलब है कि भले ही वो लोग भी पूरे महाद्वीप को एक हिंद या हिंदुस्तान के रूप में ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनका भी जो हिंद और हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट था वो आज के हमारे हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट की तरह नहीं था, जो आज हम जिस सेंस में लेते हैं, जो आज हमारा पॉलिटिकल, जो हिंदुस्तान लफ्ज़ आते ही आज हमारे दिमाग में जो पूरा पॉलिटिकल मैप हमारे दिमाग में एक आ जाता है, इस संदर्भ में तो उनका हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इतिहासकारों को किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका अतीत में हमारे पिछले दौर में कुछ और ही दूसरा मतलब था। आज हम उसका जो मतलब लेते हैं उससे एक डिफरेंट मतलब लिया जाता था। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम एक शब्द ले लें विदेशी, ये बहुत सिंपल वर्ड है, हर कोई जानता है कि अपने देश, आज हम विदेशी शब्द का मतलब क्या लेते हैं कि हमारा जो हमारा स्टेट्स मतलब एक ही हुकूमत के अंडर में जो रीजन आता है उसे राज्य या स्टेट बोलते हैं। तो आज इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जो रीजन आता है, आज जो पूरा हमारा हिंदुस्तान है, इसके बाहर से अगर कोई आता है तो हम उसे विदेशी कहते हैं, और इसके अंदर का कोई है तो हम उसे विदेशी नहीं कहते। लेकिन इस विदेशी वर्ड का सेंस, इसकी मीनिंग हमेशा ऐसी नहीं थी। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। लेकिन मध्य युग में इस विदेशी वर्ड का मतलब थोड़ा सा अलग था। उस वक्त विदेशी सिर्फ उसको नहीं कहते थे जो हिंदुस्तान के बाहर किसी देश से आया हो, बल्कि एक छोटी सी इकाई गांव को ले लें, अगर किसी गांव में किसी दूसरे गांव से कहीं बाहर से कोई आ रहा है, या किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे शहर से आ रहा है, या कम से कम इतना समझ लीजिए जो वहाँ की संस्कृति का जो हिस्सा नहीं है, उसके लिए भी वो विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो इस तरह अगर कोई शहर का रहने वाला है तो किसी दूसरे शहर का कोई उसके पास आ जाए, या किसी गांव का कोई उसके पास आ जाए, या
कोई वनवासी जंगल में रहने वाले लोग उसके पास आ जाएं तो वो उसके लिए विदेशी होते थे। लेकिन एक ही जगह पे एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, एक ही गांव में रहने वाले दो लोग, चाहे वो अलग अलग धर्म के मानने वाले हों, अलग अलग जाति संप्रदाय के हों, लेकिन एक ही जगह अगर रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, एक ही शहर में रह रहे हैं, तो उनके लिए आपस में वो एक दूसरे को विदेशी नहीं मानते थे। तो आज का हमारा हिस्ट्री का लेक्चर यहीं तक रहेगा, और अब इसके बाद अगली बारी आएगी, हम अगली वीडियो हमारी निकलेगी ज्योग्राफी पर, और फिर इसी तरीके से जो हमने आपको अपनी पूरी प्लेलिस्ट बताई है, एक के बाद एक करते हुए फिर हम हिस्ट्री पर आएंगे, और जहाँ तक हमने आज स्टडी की इसके आगे फिर यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे अपनी स्टडी को। तो अगली वीडियो हमारी ज्योग्राफी पर है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पर होगी, फिर इकोनॉमिक्स पर होगी। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ये पता भी चलती रहे कि नई वीडियो कब आ गई है, ताकि आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।